वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। इसी तरह से प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। एक नई सीरीज़ जो स्टार्ट कर रहे हैं हम इकोनॉमिक्स के अंदर, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सब वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। चाहे आप यूजीसी नेट का दे रहे हैं, 11-12 के अंदर आपके पास में कॉमर्स है, या फिर बीएससी एमएससी आप एग्रीकल्चर से कर रहे हैं, तो भी आपको इकोनॉमिक्स के जो है बहुत सारे लेक्चर यहाँ पर मिलने वाले हैं। या किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उसमें आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेंगे। तो आज हम जो अपना फर्स्ट वीडियो जो स्टार्ट कर रहे हैं, इसके अंदर हम जानेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड जो है उसके बारे में। थ्योरी ऑफ डिमांड जो है यानी कि मांग का सिद्धांत। मांग का सिद्धांत बहुत आराम से हम समझेंगे इसको, ठीक है। थ्योरी ऑफ डिमांड जो है, इसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे डिमांड फंक्शन की। डिमांड फंक्शन की बात करेंगे। डिमांड फंक्शन जो है इसको बोला जाता है मांग फलन। क्या बोला जाता है इसको? मांग फलन इसको बोला जाता है। मांग फलन जो है ये, इसको पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो मांग जो है यानी कि जो डिमांड है, ये बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं यानी कि बहुत सारे जो कारक हैं उनकी वजह से ये प्रभावित होती है। जैसे सबसे पहले आता है वस्तु की जो कीमत होती है, उसकी वजह से आपकी जो डिमांड है, आपकी जो मांग है वो प्रभावित होती है। इसके अलावा व्यक्ति जिसकी डिमांड है उसकी आय जो है कम ज़्यादा होने से जो है मांग प्रभावित होती है। या फिर जो वस्तु वो परचेज़ करना चाहता है जिसकी उसको डिमांड है, अगर उससे जो संबंधित जो अन्य वस्तु हैं, संबंधित वस्तु की कीमत में अगर परिवर्तन होता है तो उसकी कीमत जो है वो भी क्या करती है? प्रभावित करती है। यानी कि मांग को जो प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसके अंदर 3 कारक आते हैं। पहले वस्तु की कीमत, दूसरा वस्तु की व्यक्ति की आय, तीसरा संबंधित जो वस्तु है उस संबंधित वस्तु की जो कीमत है, अगर उसमें परिवर्तन है तो उसकी वजह से क्या है कि मांग प्रभावित होती है। अब हम समझते हैं कि डिमांड जो फंक्शन है ये क्या है। डिमांड जो फंक्शन है ये वस्तु की मांग एवं इसकी मांग को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, यानी कि प्रभावित करने वाले कारकों के बीच का संबंध को स्थापित करने वाला जो फलन होता है, यानी कि वस्तु की मांग एवं वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक जो हैं, इनके बीच के संबंध को जो स्थापित करता है, संबंध को स्थापित करने वाला जो कारक है, जो फलन है, संबंधित जो फलन है, ये कहलाता है अपना डिमांड फंक्शन। ध्यान रखिएगा, डिमांड फंक्शन जो है ये वस्तु की मांग एवं उसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, इनके बीच के संबंध को स्थापित करने वाला जो फलन होता है वो कहलाता है आपका डिमांड या मांग फलन या डिमांड फंक्शन। हम इसको इक्वेशन से देखते हैं। डिमांड जो फंक्शन है ये होता है आपका dx इज द फंक्शन ऑफ px i py एंड pz। यहाँ पर जो px हैं ये हैं किसी भी जो वस्तु हैं, यानी कि मान के चलिए x वस्तु की कीमत, x वस्तु की मांग, और यहाँ पर जो px हैं ये उस वस्तु की कीमत होगी। i यहाँ पर जो है उससे मतलब है हमारा व्यक्ति की आय, यानी कि उसकी इनकम से है। और यहाँ पर जो py और pz दिया हुआ है इसका मतलब होता है संबंधित वस्तु की कीमत।
यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो डिमांड फंक्शन है वो वस्तु की मांग एवं वस्तु को प्रभावित करने वाले जो संबंधित जो कारक हैं इनके बीच के जो संबंध होता है, इसको स्थापित करने वाला जो फलन होता है वो क्या कहलाता है, डिमांड फंक्शन कहलाता है। हम अगर उसको डिनोट करते हैं इस तरह से, तो डिमांड इज द फंक्शन ऑफ पी एक्स, आई, पी वाई और पी जेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है, हमें जानना है कि डिमांड का क्या बोलता है। डिमांड का, जिसको बोलेंगे लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड जो है यानी कि मांग का नियम। हमने जो शुरुआत की इसके फंक्शन से शुरुआत की, जहाँ पर हमने जाना कि जो डिमांड फंक्शन होता है ये वस्तु की डिमांड और उसको प्रभावित करने वाले जो फैक्टर है उनके बीच में एक रिलेशन बनाता है, वो फलन कहलाता है डिमांड फंक्शन। अब बात आती है लॉ ऑफ डिमांड क्या है। लॉ ऑफ डिमांड क्या है, यानी मांग का नियम क्या है। इसको बहुत ही सिंपल सी भाषा में समझेंगे कि मांग का जो नियम जो है ना, वो किसी भी वस्तु की जो कीमत है, वस्तु की कीमत एवं बाजार में उस कीमत पे जो उसकी मात्रा जो है, उसकी जो मांग है, उसके बीच के संबंध को बताता है। डिमांड का जो नियम है क्या बोलता है कि किसी भी वस्तु की कीमत एवं बाजार में मांगी गई वस्तु की जो मात्रा है, वस्तु की मात्रा जो है उसके बीच के संबंध को, इनके बीच के संबंध को बतलाता है। इनके बीच का जो संबंध है इसको बताता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि किसी वस्तु की कीमत 10 रुपये है, ठीक है। बाज़ार में उसकी जो डिमांड जो है वो है 20, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या रहेगा, जैसे अगर प्राइस बढ़ा या प्राइस घटा, ठीक है, उस वक्त जो है इसका बिहेवियर जो है वो बढ़ता है, घटता है, या फिर घटता है या फिर बढ़ता है। इसका जो संबंध है ये बतलाता है लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि वस्तु की कीमत एवं बाजार में मांगी गई वस्तु की जो मात्रा है उसके बीच के संबंध को बतलाता है, ठीक है। यानी कि इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसके डेफिनेशन को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर मांग को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, मांग को प्रभावित करने वाले जो कारक है, प्रभावित करने वाले कारकों को अगर स्थिर कर दिया जाए, यानी कि वो कांस्टेंट हो जाए, उनमें किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन ना हो, अगर क्या हो जाए, स्थिर कर दिया जाए, उसके बाद क्या हो कि किसी वस्तु की मांग एवं उसकी जो कीमत है, उसकी कीमत के बीच, उसकी कीमत के बीच विपरीत अथवा क्या होता है, अपोजिट, उसकी कीमत के बीच में विपरीत, या फिर हम इसको बोल सकते हैं विलोम संबंध होता है। उसकी मांग और उसकी जो कीमत है उसके बीच में कैसा रिलेशन होता है, उसके बीच में क्या होता है, विपरीत या विलोम, अपोजिट संबंध होता है। अपोजिट संबंध होने का मतलब क्या होगा कि जो ऊंची कीमत है, यानी कि अधिक प्राइस है, अधिक प्राइस होगा, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अधिक प्राइस अगर है किसी वस्तु का तो वस्तु की कम मात्रा खरीदी जाएगी, कम मात्रा खरीदी जाएगी। ध्यान रखिएगा, अगर ऊंची कीमत है या ज़्यादा कीमत है, यानी कि प्राइस क्या है, ज़्यादा है, उस कंडीशन में किसी वस्तु की कम मात्रा खरीदी जाएगी।
अगर इसका अपोजिट मान लेते हैं कि अगर किसी भी वस्तु की कम कीमत है, कीमत क्या है, अगर कम है, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में हो जाएगा कि वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाएगी। अधिक मात्रा क्या है, खरीदी जाएगी। यानी कि यहाँ देखिए कि अपोजिट डायरेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। यानी कि जब कीमत ज़्यादा थी, जब कीमत क्या थी, ज़्यादा थी, उस कंडीशन में क्या हुआ कि जो उसकी मांग हुई वो क्या हो गई, कम। यानी कि जब प्राइस ज़्यादा था उस वक्त क्वांटिटी क्या खरीदी गई, वो कम खरीदी गई। और जब कीमत गिरी उस वक्त क्या हो गया कि उसकी मांग जो है वो अधिक हुई। प्राइस गिरी तो क्वांटिटी क्या हो गई, वो इंक्रीज हो गई। ध्यान रखिएगा, अपोजिट डायरेक्शन यही है कि अगर प्राइस बढ़ा, इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीज देन द क्वांटिटी डिमांडेड विल बी डिक्रीज, एंड इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी डिक्रीज देन द क्वांटिटी डिमांडेड विल बी इंक्रीज। ये जो है रिलेशन, ये बोलता है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें जो जो फैक्टर हैं, जो इसके अन्य जो कारक हैं, कारक क्या होने चाहिए, इसमें स्थिर होनी चाहिए। कारक क्या होने चाहिए, कारक क्या होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए। कारक क्या होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। यानी कि उनमें किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन ना हो। अगर ये कारक स्थिर नहीं है, जो कारक मैंने बताए कि जैसे किसी वस्तु की जो कीमत है, किसी भी वस्तु की जो कीमत है उसमें उतार चढ़ाव हो सकता है, ठीक है। उसी के हिसाब से हमारी जो है जो डिमांड है वो वेरी करेगी। अगर कीमत कम है तो डिमांड ज़्यादा होगी, अगर कीमत ज़्यादा है तो डिमांड कम होगी, ठीक है। लेकिन जो अदर फैक्टर हैं जिसके अंदर किसी भी व्यक्ति की इनकम होगी, आय होगी, अगर आय में परिवर्तन हुआ तब भी हमारी डिमांड का नियम काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर व्यक्ति के इंटरेस्ट में, उसके स्वाद में परिवर्तन हुआ तब भी हमारी डिमांड जो है उसका नियम काम नहीं करेगा। या फिर उसे जो संबंधित वस्तु हैं, ठीक है, अगर उनकी कीमत में परिवर्तन हुआ तब भी अपना नियम काम नहीं करेगा, ठीक है। या फिर किसी भी चीज़ का सब्स्टिट्यूट है, क्या है, अगर किसी भी चीज़ का सब्स्टिट्यूट है उस कंडीशन में भी क्या होगा, हमारा ये नियम काम नहीं करेगा। मतलब अगर मान के चलिए कि चाय जो है आपको 5 रुपये के हिसाब से क्या मिल रही है, 5 रुपये के हिसाब से चाय मिल रही है, ठीक है। 10 रुपये की जो है वो कॉफ़ी मिल रही है। अब आप ये देखिए कि जो 5 रुपये की चाय है, अगर इसका प्राइस बढ़ के ये 10 रुपये हो जाए, ठीक है, तो आदमी क्या करेगा, इसकी फिर इसको नहीं पी के वो क्या करेगा, और कॉफ़ी की रेट जो है वो कम हो जाए या फिर यही रहे तो व्यक्ति क्या करेगा, वो अपना इसकी डिमांड ख़त्म हो जाएगी, इसकी डिमांड, वो इसकी डिमांड करने लग जाएगा, ठीक है। यानी कि क्या होने, सब्स्टिट्यूट, अगर इसकी प्राइस कम हो गई या ये 5 रुपये हैं और इसकी प्राइस जो है वो 3 रुपये हो जाती है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट हो गया, इसकी प्राइस ज़्यादा लगने लगी, वो क्या करेगा, उसके सब्स्टिट्यूट की तरफ चला जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसी कंडीशन हो कि जब व्यक्ति को क्या हो कि शॉर्टेज जो है, शॉर्टेज जो है, अगर भविष्य में उसको लगता है कि भाई किसी वस्तु की कीमत में क्या हो सकता है, परिवर्तन होने वाला है, ठीक है, उस कंडीशन में भी क्या होगा कि मांग का नियम काम नहीं करेगा। मान के चलिए कि जैसे आपके कहीं पे अकाल पड़ने की संभावना है या फिर युद्ध होने की संभावना है, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होगा, अगर आपके किसी प्रोडक्ट का अगर प्राइस जो है ज़्यादा भी है, उस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, ज़्यादा हम उसकी वस्तु की जो मात्रा है वो ज़्यादा खरीद लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि आने वाले भविष्य के अंदर क्या होगा, इसकी प्राइस और ज़्यादा बढ़ जाएगी या फिर ये अवेलेबल नहीं होगा। उस कंडीशन में क्या है, मांग का नियम काम नहीं करेगा, प्राइस भी बढ़ा है, क्वांटिटी भी बढ़ी है, ठीक है, तो ये नियम काम नहीं करेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यानी कि मांग का नियम तभी काम करेगा जब अन्य जो कारक हैं वो क्या रहें, कांस्टेंट रहें, तभी मांग का नियम काम करेगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं हम डिमांड शेड्यूल के बारे में। डिमांड शेड्यूल और इसके लिए साथ साथ हम डिमांड कर्व के बारे में भी समझते हैं। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत ध्यान से आप देखिए, बहुत अच्छे से हम इसको समझेंगे। जो डिमांड शेड्यूल होता है, तो डिमांड शेड्यूल को हम कहते हैं मांग अनुसूची। क्या बोला जाता है इसको हिंदी में? इसको क्या बोलते हैं? मांग अनुसूची बोलते हैं। और अगर डिमांड कर्व की बात करें तो हम इसको बोलते हैं मांग वक्र। सबसे पहले हम डिमांड शेड्यूल को देख लेते हैं। डिमांड शेड्यूल क्या होता है? तो डिमांड शेड्यूल में क्या होता है कि किसी वस्तु की जो विभिन्न मात्रा है, ठीक है, जो कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा बाजार में जो अलग अलग जो कीमत है उस पर वो खरीदता है। किसी भी वस्तु की विभिन्न जो मात्रा, यानी कि इसमें क्या है, वस्तु सेम है, एक ही वस्तु रहेगी, उसकी जो विभिन्न मात्रा है, जो उसकी अलग अलग मात्रा है, ठीक है, उनकी एक तरह से एक सूची होती है। ठीक है, जो कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा बाजार में जो दी हुई कीमत है, जो विभिन्न तरह की अलग अलग कीमतें हैं, उन पर जो चीज़ खरीदता है, जब हम उसको एक तालिका के रूप में, एक टेबल के फॉर्म में प्रदर्शित करते हैं। इसको समझने की कोशिश करिए। इधर देखिए आप कि किसी भी वस्तु की जो विभिन्न मात्रा है, किसी भी वस्तु की विभिन्न मात्रा, इधर लिख देता हूँ मैं आपके कीमत, और इधर वस्तु की मात्रा, वस्तु की मात्रा। यानी देखिए इधर कि वस्तु की जो मात्रा है, वस्तु की जो मात्रा है, किसी भी पर्टिकुलर एक वस्तु रहेगी, यानी मान के चलिए ए वस्तु है, ठीक है, तो वस्तु की जो मात्रा है, जो कि किसी भी एक व्यक्ति के द्वारा, एक कंज्यूमर के द्वारा मार्केट की विभिन्न जो प्रचलित जो वेरियस प्राइस हैं उन पे जो खरीदता है, ठीक है, जब हम उसको एक टेबल के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो वो क्या कहलाती है? आपका डिमांड शेड्यूल कहलाता है। जैसे मान के चलिए कि 5 रुपये पे वो किसी वस्तु की मात्रा खरीदता है 10, जैसे प्राइस बढ़ा 6 रुपये, तब वो क्या करता है, इसकी 8 मात्रा खरीदता है। या फिर प्राइस जब हो गया 10 तब ये खरीदता है 5, ठीक है, जब प्राइस हो गया 20 तब ये खरीदता है सिर्फ 3। यानी कि जो मार्केट की जो विभिन्न कीमतें हैं, उन कीमतों पे किसी भी कंज्यूमर के द्वारा वस्तु की जो विभिन्न मात्राएं खरीदी जाती हैं, वस्तु की जो विभिन्न मात्राएं खरीदी जाती है, जब हम इसको एक टेबल के रूप में, जब हम इसको प्रदर्शित करते हैं, जब हम टेबुलर फॉर्म में इसको प्रदर्शित करते हैं, कौन सी फॉर्म में? टेबुलर फॉर्म में इसको जब हम प्रदर्शित करते हैं तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है डिमांड शेड्यूल कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जब हम क्या करते हैं, इस डिमांड शेड्यूल को हम ग्राफिकल फॉर्म में इसको प्रदर्शित करते हैं। कौन सी फॉर्म में? ग्राफिकल फॉर्म में इसको जब प्रदर्शित करते हैं, ग्राफ के रूप में जब हम इसको प्रदर्शित करते हैं तो ये क्या कहलाता है? ये डिमांड कर्व कहलाता है। जब मांग अनुसूची को हम ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करते हैं, किसके रूप में प्रदर्शित करते हैं? ग्राफ के रूप में जब हम इसको प्रदर्शित करते हैं तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है डिमांड कर्व कहलाता है। क्या कहलाता है? डिमांड कर्व कहलाता है। यानी कि जब प्राइस 5 रुपये था, इसकी इतनी मात्रा खरीदी गई, जब प्राइस बढ़ा तब कितनी मात्रा खरीदी गई? 6 की। जब 6 प्राइस हो गया तब हमने 8 क्वांटिटी खरीदी। जैसे ही ये हो गया 10 पे तो हमने इसकी कितनी मात्रा खरीदी? हमने इसकी खरीदी 5। जब ये 20 पे हो गया तो हमने खरीदी इसकी ओनली 3। ये हमारी प्राइस, ये हमारी क्वांटिटी। ठीक है,
ये एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हो। यानी कि जब प्राइस 5 था तब हमने कितना खरीदा, 10। ठीक है, जैसे प्राइस बढ़ा हमने इसकी क्वांटिटी क्या कर दी, कम कर दी, फिर प्राइस बढ़ा फिर क्वांटिटी कम कर दी, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता गया वैसे वैसे क्वांटिटी हमने कम करते गए। ठीक है, जब हमने ये जो डाटा था यानी कि जो टेबुलर फॉर्म में जो चीज़ आपको दिख रही थी, जब हम टेबुलर फॉर्म को ग्राफिकल फॉर्म में प्रदर्शित करते हैं, जब हम डिमांड शेड्यूल को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये कहलाता है डिमांड कर्व कहलाता है। क्या कहलाता है ये, डिमांड कर्व कहलाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल सा है, समझ में आ जाना चाहिए आपको, किसी भी तरह का मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए डिमांड शेड्यूल में और डिमांड कर्व में। आप जो यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है। कौन सा है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, यानी कि व्यक्तिगत मांग अनुसूची। कौन सी है, व्यक्तिगत मांग अनुसूची। यानी कि इसके अंदर जो खरीदार हैं वो कौन, कितने हैं, उसके अंदर एक खरीदार है। कितना है, एक व्यक्ति के द्वारा दिए हुए मार्केट में विभिन्न कीमतों पे जो वस्तु की मात्रा खरीदी जाती है, जब उसको हम टेबल के रूप में, किसके रूप में, टेबल के रूप में जब हम उसको प्रदर्शित करते हैं तो वो क्या कहलाता है, डिमांड शेड्यूल कहा जाता है। और मांग वक्र क्या है, ये भी एक इंडिविजुअल का है तो हम इसको बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड कर्व बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, व्यक्तिगत मांग वक्र बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे इसको, व्यक्तिगत मांग वक्र बोलेंगे। यानी कि जब हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को हम ग्राफिकल फॉर्म में करते हैं, ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करते हैं, किसके रूप में प्रदर्शित करते हैं, ग्राफ के रूप में जब इसको क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ठीक है, टेबल के रूप में प्रदर्शित करेंगे तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। बहुत बेसिक सा, आपको समझने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति के द्वारा खरीदी गई तो इंडिविजुअल रहेगा। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल रहेगा। जब हम उसको ग्राफ के रूप में डालेंगे इंडिविजुअल डिमांड कर्व हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें कि जब एक या एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा किसी एक वस्तु की जो मात्रा है वो खरीदी जाती है, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, तो वो कहलाएगा मार्केट डिमांड शेड्यूल। क्या कहलाएगा वो, मार्केट डिमांड शेड्यूल। क्या कहलाएगा, मार्केट डिमांड शेड्यूल कहलाएगा। और जब हम मार्केट डिमांड शेड्यूल जो है, जब हम इसको ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, मार्केट डिमांड कर्व। ध्यान रखिएगा, यानी कि जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के माध्यम से दी हुई कीमत पर वस्तु की विभिन्न मात्राओं को, खरीदी गई वस्तु की विभिन्न मात्राओं को जो हम एक टेबल के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, मार्केट डिमांड शेड्यूल कहलाएगा। और जब हम मार्केट डिमांड शेड्यूल को ग्राफिकल फॉर्म में प्रदर्शित करेंगे यानी ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, मार्केट डिमांड कर्व कहलाएगा। एक बार देख लेते हैं इसको आप। चलिए, कलर आप लोगों के लिए ये वाला, मार्केट डिमांड शेड्यूल, और इधर लिख देता हूँ मैं आपके मार्केट डिमांड कर्व। इधर देखिए बिल्कुल, यानी कि बाजार मांग अनुसूची, इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, इसको बोलेंगे बाजार मांग
अनुसूची, और इसको बोलेंगे बाजार मांग वक्र। क्या बोलेंगे इसको? बाजार मांग वक्र। ठीक है। मार्केट डिमांड जो शेड्यूल है जो है ये किसके आधार पर तैयार किया जाता है? मार्केट डिमांड शेड्यूल जो है वो इंडिविजुअल डिमांड जो शेड्यूल है, व्यक्तिगत मांग अनुसूची है, उसके आधार पर इसको तैयार किया जाता है। मतलब एक तरह से अगर मैं ये कहूँ तो जो मार्केट डिमांड शेड्यूल है ये क्या है? दो या दो से अधिक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का जोड़ होता है। बात समझिएगा, दो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का क्या होता है? जोड़ होता है। ठीक है। अब इसको आप टेबल के रूप में देखिए इधर कि जब हम जो दो व्यक्ति है, दो कंज्यूमर हैं, ठीक है, कंज्यूमर यहाँ पे आ जाएगा आपका, फर्स्ट में सबसे पहले आ जाएगा आपका कीमत, वस्तु की कीमत। इधर कंज्यूमर हमारे पास में दो हैं। ठीक है, कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी। यहाँ पे वस्तु की मात्रा। अब ये देखिए कि जब कीमत कितनी थी? 5 रुपये, इसने खरीदी 10, इसने खरीदी 20। जब 6 हो गई तब इसने खरीदी 8, इसने खरीदी 15। जब ये हो गया 8 रुपये तब इसने खरीदी 4, इसने खरीदी 10। ठीक है। जब 10 वस्तु की कीमत होगी, इस व्यक्ति ने खरीदी 1 और जो बी था इसने खरीदी 2। यानी कि जब हम 2 या 2 से अधिक जो कंज्यूमर हैं उनके द्वारा दी हुई कीमत पर किसी वस्तु की जो मात्रा है, ठीक है, वस्तु की जो मात्रा है, जब हम उसको एक टेबल के रूप में इस तरह से प्रदर्शित करते हैं तो ये क्या कहलाता है? मार्केट डिमांड शेड्यूल होता है। मार्केट डिमांड शेड्यूल वास्तव में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का क्या होता है? एक जोड़ होता है। ठीक है। यही चीज़ आता है कि जब हम मार्केट डिमांड शेड्यूल को किस में प्रदर्शित करते हैं? जब हम ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करते हैं। किस रूप में प्रदर्शित करते हैं? ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करते हैं। किसके रूप में? ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो वो क्या कहलाएगा? मार्केट डिमांड कर्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मार्केट डिमांड कर्व कहलाएगा। ठीक है, मार्केट डिमांड कर्व। तो मार्केट डिमांड कर्व में लास्ट में क्या आ जाएगा? इधर एक और इसमें टेबल में जुड़ेगा, ये हो जाएगा टोटल मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो इन दोनों का जो जोड़ है वो यहाँ पे आ जाएगा 30, ये आ जाएगा आपका 23, 14 और 3। तो जो मार्केट डिमांड शेड्यूल बनेगा वो क्या है? इस हिसाब से बनेगा, यानी कि प्राइस और इधर आ जाएगी क्वांटिटी, इस तरह से हम इसको किस आधार पर बनाएंगे? हम इसके आधार पे, ये हमारी क्वांटिटी है और ये हमारी प्राइस है। ठीक है, तो ये 30, 23, 14 और लास्ट वाला है अपना 3। ये हमारा y एक्सिस है, ये x, ये हो गई आपकी डिमांड। यानी कि जब हम मार्केट डिमांड शेड्यूल को ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करेंगे तो यह क्या कहलाएगा? मार्केट डिमांड कर्व कहलाएगा। बहुत अच्छे से और ध्यान से देखिएगा आप, क्या कहलाएगा? ये मार्केट डिमांड कर्व कहलाएगा। ठीक है, मतलब सिंपल सा ये है कि जितना भी जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व है इसको अपन हॉरिजॉन्टल जो है जोड़ करके मार्केट डिमांड कर्व को प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात है कि जो डिमांड के टाइप्स क्या है। डिमांड के डिमांड के जो हैं टाइप्स के बारे में बात करेंगे। डिमांड्स जो हैं इसके जो प्रकार हैं कौन कौन से होते हैं। इसमें 3 प्रकार की डिमांड होती है। कितनी प्रकार की डिमांड होती है? 3 प्रकार की डिमांड होती है। सबसे पहली होती है आपकी प्राइस डिमांड। कौन सी होती है? प्राइस डिमांड, जिसको क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं हम कीमत मांग। क्या बोला जाता है इसको? इसको बोला जाता है कीमत मांग बोला जाता है। दूसरे की अगर बात करें तो ये होती है आपकी इनकम डिमांड। कौन सी होती है? इनकम डिमांड। इनकम डिमांड को क्या बोला जाता है? इनकम डिमांड को बोला जाता है आय मांग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आय मांग बोला जाता है। और तीसरी जो है ये होती है क्रॉस डिमांड। कौन सी होती है? क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड जो है जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्युत्तर मांग। प्रत्युत्तर मांग बोला जाता है। चलिए बिल्कुल बेसिक सा ध्यान रखिएगा। 3 चीज़ें सामने हैं, प्राइस भी है, इनकम भी है और क्रॉस। इसको समझने में मैं बोलता हूँ आपको 2 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। टाइप्स ऑफ डिमांड जो है आपको समझने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। फटाफट से आ जाइए स्क्रीन पे। अब देखिए प्राइस जो है, प्राइस डिमांड जो है, सॉरी, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइस डिमांड की। ठीक है, प्राइस डिमांड क्या बोल रहा है? प्राइस डिमांड ये बोल रहा है कि वस्तु की जो विभिन्न जो मात्राएं हैं, जिसे कोई भी कंज्यूमर जो है विभिन्न कीमतों पर खरीदता है। ठीक है, अपने अदर फैक्टर क्या होने चाहिए? स्थिर होने चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर अन्य जितने भी जो कारक हैं, अन्य सभी जो कारक हैं, चाहे वो कंज्यूमर की इनकम हो, उसका टेस्ट हो, उसका फैशन हो, या फिर उससे रिलेटेड किसी अन्य वस्तु की जो कीमतें हैं वो क्या रहे? कांस्टेंट रहे। ठीक है, उस कंडीशन में, उस कंडीशन में क्या है कि किसी वस्तु की जो कीमत बढ़ी, किसी वस्तु की जो कीमत बढ़ी या उस वस्तु की कीमत घटी, किसी वस्तु की कीमत बढ़ी या फिर उस वस्तु की कीमत घटी, उस पर उपभोक्ता के द्वारा, उस पर उपभोक्ता के द्वारा बाजार में खरीदी गई वस्तु की मात्रा जो है वो कहलाती है आपकी प्राइस डिमांड। वस्तु की जो मात्रा है वो कहलाती है, वस्तु की खरीदी गई वस्तु की मात्रा जो है वो कहलाती है प्राइस डिमांड। मतलब ये है कि डिमांड में जो परिवर्तन होगा वो किस वजह से होगा? वो होगा प्राइस की वजह से। किसकी वजह से होगा? प्राइस की वजह से डिमांड में परिवर्तन होगा। अगर प्राइस बढ़ा, अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा तो कंज्यूमर क्या कर देगा? उसकी क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज कर देगा। अगर प्राइस घटा, अगर प्राइस क्या हो गया? घट गया, उस कंडीशन में क्या होगा कि कंज्यूमर क्या कर देगा? उसकी क्वांटिटी को बढ़ा देगा। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। डिमांड का नियम कब काम करेगा? जब अदर जो फैक्टर हैं, चाहे वो इनकम हो, उसका टेस्ट हो, उसका फैशन हो, या उससे रिलेटेड कोई अन्य जो प्रोडक्ट हैं या गुड्स हैं, अगर उनकी
प्राइस में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है, उस कंडीशन में हमारा डिमांड का नियम काम करता है। तो प्राइस डिमांड में क्या होता है कि अगर कीमत बढ़ने और घटने पर उपभोक्ता का जो व्यवहार होता है किसी वस्तु को खरीदने में, ठीक है, वो प्राइस डिमांड होता है, ठीक है। अगर प्राइस बढ़ा क्वांटिटी गिर जाएगी, अगर प्राइस घटा तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए दूसरा है आपका इनकम डिमांड। प्राइस डिमांड क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इनकम डिमांड, इसको बोलते हैं आय मांग, यानी कि यहाँ पर किसी वस्तु की जो मात्रा है, वस्तु की मात्रा में परिवर्तन, वस्तु की मात्रा में जो परिवर्तन होता है वो कीमत की वजह से नहीं होकर किसकी वजह से होता है, कीमत में परिवर्तन होता है बराबर आय में परिवर्तन। अगर जो है आय में परिवर्तन हुआ, अगर क्या हो गया, किसी भी उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हुआ, उस कंडीशन में वो वस्तु की जो मात्रा खरीदेगा वो उसका संबंध किस तरह का रहेगा, आय बढ़ी तो वस्तु की मात्रा भी हो सकता है परिवर्तन हो। यानी कि आय मांग से इनकम मांग में क्या है कि इसमें वस्तु की उन सभी मात्राओं से जो आय के अलग अलग लेवल पर उपभोक्ता के द्वारा खरीदी जाती हैं, ठीक है, यानी कि अन्य जितने भी सारे कारक हैं वो तो कांस्टेंट रहे। तो इसके अंदर हम उसके बारे में बात करते हैं कि इनकम बढ़ा तो क्या हो जाएगा, डिमांड, डिमांड क्या हो जाएगा, इनकम बढ़ा तो उसी हिसाब से परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रॉस डिमांड की। ध्यान रखिएगा यहाँ इनकम डिमांड में जो है वो आय में जो परिवर्तन हो रहा है वो कीमत की वजह से ना होकर उसकी इनकम के आधार पे परिवर्तन हो रहा है। किसकी वजह से, उसकी इनकम के आधार पे परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। क्रॉस डिमांड में अगर बात करें तो क्रॉस डिमांड में क्या है कि किसी वस्तु की जो मांग है, किसी भी वस्तु की जो मांग है, वस्तु की मांग तथा किसी अन्य जो संबंधित वस्तु है उसकी कीमत के बीच के संबंध को बताता है। किसी वस्तु की मांग एवं संबंधित जो अन्य वस्तु है, संबंधित अन्य वस्तु है, अन्य वस्तु की जो कीमत है, अन्य वस्तु की कीमत के बीच के संबंध को बताता है। इन दोनों के बीच का जो कीमत के बीच के संबंध को बतलाता है, क्या कहलाती है, क्रॉस डिमांड कहलाती है। यानी कि इसकी जो मांग में परिवर्तन होगा इनकी वजह से, उससे संबंधित अन्य जो वस्तु हैं उनकी कीमत में परिवर्तन होने से इन दोनों के बीच के संबंध को बतलाने का काम करता है क्रॉस डिमांड। यानी कि किसी वस्तु की वो सारी मात्राएं हैं जिसे कोई भी कंज्यूमर किसी अन्य संबंधित वस्तु की विभिन्न कीमतों पर खरीदता है, बस अर्थ क्या होना चाहिए, अदर वो सब कांस्टेंट होने चाहिए। तो ये सब कहलाते हैं मांग के प्रकार। 3 प्रकार के, प्राइस की वजह से परिवर्तन प्राइस डिमांड, इनकम की वजह से परिवर्तन किसमें, वस्तु की मात्रा में इनकम डिमांड। क्रॉस डिमांड क्या है कि वस्तु की जो डिमांड है वो उससे संबंधित जो अन्य वस्तु है और उसकी कीमत में परिवर्तन होने से हो रहा है, तो इन दोनों के बीच के संबंध को बताता है क्रॉस डिमांड। चलिए हम जान लेते हैं मांग के कुछ, मांग का जो नियम है उसके अपवाद के बारे में जान लेते हैं। एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड। मांग के नियम के अपवाद, यानी कि ये ऐसे अपवाद हैं जहाँ पर क्या है कि जो अपने जो नियम बनाए थे, जो हमने नियम की बात की थी
इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीज देन द क्वांटिटी डिमांडेड विल बी डिक्रीज। अगर प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीज देन द क्वांटिटी डिमांडेड विल बी इंक्रीज, यानी कि अगर प्राइस घटा तो क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। जब ये जो नियम है, जो मांग का नियम है, तो उन नियमों का पालन ये नहीं करते। ये जो अपवाद है जिसके अंदर क्या है कि ये अपवाद जो है उस मांग के नियम को बिल्कुल तोड़ देते हैं। आप थोड़ा सा इधर देखिए, यहाँ पर अपना फोकस लाइए। ये क्या है, ये है प्राइस। डिमांड क्या बोल रहा है, प्राइस बढ़ा है तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, किसी वस्तु की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, क्वांटिटी क्या हो जाएगी, एक मिनट, हाँ जी, चलिए दोबारा से देखिए, इधर फोकस करिए। प्राइस बढ़ा, डिमांड क्या बोल रहा है, डिमांड का नियम क्या बोल रहा है, अगर प्राइस बढ़ा है तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नियम क्या बोल रहा है डिमांड का, अगर प्राइस कम हो गई तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये नियम है। अब जो है ये जो अपवाद हैं इस नियम को नहीं मानते, या इन अपवादों में ये नियम काम नहीं करता। ये नियम किसका है भाई, ये नियम है लॉ ऑफ डिमांड। ये डिमांड का नियम है। डिमांड का जो नियम है उसके अपवाद पढ़ रहे हैं अपन, तो एक बार अपने दिमाग में इस चीज़ को रखिएगा, ठीक है, ताकि आपको क्लियर रहे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट अपवाद है इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो फर्स्ट अपवाद है इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला अपवाद, जितनी भी गिफन गुड्स होती है, गिफन गुड्स जो होती हैं वो इसका सबसे पहला अपवाद है। कौन सी, गिफिन गुड्स, गिफिन वस्तुएं बोल देते हैं इनको, ठीक है। चलिए समझने की कोशिश करिए। गिफिन जो वस्तुएं हैं, यानी कि गिफिन जो वस्तुएं इनको बोलते हैं जो इन्फीरियर गुड्स होती है। कौन सी गुड्स होती है, इन्फीरियर गुड्स होती हैं। इसको अगर हिंदी में बात करें तो इसको बोलेंगे अपन निकृष्ट वस्तुएं, निकृष्ट वस्तुएं। अच्छा, यहाँ पे देखिए कि जो गिफिन गुड्स हैं इसका जो नामकरण हुआ, ये जो थे सर रॉबर्ट गिफिन जो हैं, सर रॉबर्ट गिफिन जो हैं उनके नाम पर इसका नाम जो है वो रखा गया गिफिन गुड्स, यानी कि इनको इन्फीरियर गुड्स भी कहा जाता है, निकृष्ट वस्तुएं कहते हैं जिसको, ठीक है। अगर ऐसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उनकी मांग में भी क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। ऐसी वस्तुओं की अगर प्राइस बढ़ेगी, अगर ऐसी वस्तुओं की, अगर वस्तु की जो कीमत जो है अगर वो बढ़ गई, कीमत क्या हो गई, बढ़ गई, उस कंडीशन में क्या है, उनकी जो मांग है वो मांग भी बढ़ जाएगी। और यही जो है ये क्या कहलाता है, गिफिन जो पैराडॉक्स के बारे में आपने सुना होगा, इसके बारे में अपन डिटेल से और पढ़ेंगे। जो गिफिन जो है पैराडॉक्स, ठीक है, तो ये कहलाता है कि जब इन्फीरियर गुड्स में क्या होता है कि जब प्राइस बढ़ गया उस कंडीशन में क्या उनकी मांग भी में भी वृद्धि होगी, तो ये होता है गिफिन पैराडॉक्स, या इसको बोलते हैं गिफिन विरोधाभास भी इसको कहा जाता है। पहला तो ये अपवाद हो गया। दूसरा अपवाद देखिए यहाँ पर आप, दूसरा अपवाद की अगर बात करें तो जो दूसरा अपवाद है ये है कि फेयर ऑफ शॉर्टेज या फिर फेयर ऑफ राइज इन प्राइस, यानी कि कीमत में वृद्धि की आशंका हो, क्या हो, कीमत में वृद्धि की आशंका हो, कीमत में वृद्धि की आशंका हो।
यानी कि एक तरह का डर हो कि भाई कीमत बढ़ जाएगी, एक तरह का क्या हो, डर हो, फेयर हो, क्या हो, फेयर ऑफ राइज इन प्राइस, फेयर ऑफ राइज इन प्राइसेस, यानी कि कीमत में वृद्धि की आशंका हो। यानी कि किसी वस्तु की जो कीमत अगर बढ़ रही है, भविष्य में इसके और बढ़ने की संभावना है, तो बढ़ी हुई कीमत पे भी क्या है, कंज्यूमर वस्तु की मात्रा कम नहीं खरीदेगा बल्कि अधिक खरीदेगा। समझ रहे मेरी बात को, कि उसको डर है, कंज्यूमर को डर है, प्राइस बढ़ रहा है, भविष्य में जो है इसकी कीमत क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी, इसकी कीमत जो है और बढ़ जाएगी। तो उस कंडीशन में इसको क्वांटिटी क्या करनी चाहिए, डिक्रीज करनी चाहिए, लेकिन ये क्या कर रहा है, डिक्रीज ना करके उसको क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है उसकी मात्रा जो है। यानी कि जिस कंडीशन में प्राइस और ये हो गया आपकी प्राइस और जो क्वांटिटी जो है, अगर इनके जो तीर के मुंह एक ही दिशा में दौड़ने लग गए, यानी कि वो अपवाद है, वो लॉ ऑफ डिमांड नहीं मानते, कीमत बढ़ने का डर लगा कंज्यूमर को, भविष्य में और बढ़ेगी, उस कंडीशन में उसने क्या किया भाई, ज़्यादा मात्रा परचेज करनी स्टार्ट कर दी। जबकि नियम क्या बोल रहा है, प्राइस बढ़ा है, आप क्या करो, कम खरीदना स्टार्ट कर दो, यही नियम बोल रहा है। ठीक है, लेकिन शॉर्टेज का डर है, फियर ऑफ राइज इन प्राइस का डर है, प्राइस कीमत बढ़ने का डर है। आपने शेयर मार्केट देखा हो, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल, शेयर मार्केट में क्या होता है, शेयर जो बाजार है, शेयर बाजार में जब किसी भी कंपनी के जो शेयर हैं, ठीक है, अगर उस कंपनी के जो शेयर हैं अगर उनकी कीमत बढ़ रही है, मतलब अगर शेयर की जो प्राइस है अगर वो इंक्रीज हो रही है, उस केस में क्या है, जो जो स्टोरी होते हैं ना, ठीक है, तो उनकी कीमत बढ़ने पर भी वो क्या करते हैं, अधिक मात्रा में खरीदते हैं, क्योंकि उनको ऐसा होता है कि भविष्य में इसकी कीमत जो है वृद्धि होगी। वो ऐसा करते हैं, आशा करते हैं, मतलब आशंका लगाते हैं इस तरह की, इसकी कीमत बढ़ेगी, तो वो ज़्यादा मात्रा में इसको परचेज कर लेते हैं। डर क्या होता है, भविष्य में होने वाले प्राइस इंक्रीज का डर होता है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा अपवाद हो गया। चलिए आगे देखते हैं, इसके कुछ अन्य अपवाद जो हैं उनके बारे में बात करते हैं। तीसरा, इसका जो तीसरा अपवाद है ये है कि इमरजेंसी के टाइम पे हमारा जो नियम है ये नियम काम नहीं करेगा। इमरजेंसी में क्या है, ये हमारा नियम काम नहीं करेगा। कौन सी कंडीशन में काम नहीं करेगा साहब, ये जो है इमरजेंसी जो है उस कंडीशन में काम नहीं करेगा। आपातकालीन जो परिस्थिति है, आपातकालीन जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में भी ये नियम काम नहीं करता है। अब कैसे नहीं करता ये काम, कि जैसे मान के चलिए युद्ध छिड़ गया, युद्ध हो गया, या फिर क्या हो गया, अकाल, यानी कि ऐसी परिस्थिति आ गई, तो उस कंडीशन में क्या है कि मांग का नियम जो है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि इन परिस्थितियों में क्या है, वस्तु का क्या हो जाएगा, वस्तु का अभाव हो जाएगा, वस्तु की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाएगी। अब अभाव होने लग गया तो उस कंडीशन में क्या है, कंज्यूमर को डर लगने लग जाता है, उसको आशंका होने लग जाती है कि भाई फ्यूचर के अंदर तो क्या होगा, भविष्य के अंदर तो ये वस्तु मिलेगी ही नहीं, वस्तु नहीं मिलेगी, वस्तु क्या होगी, नहीं मिलेगी। तो यानी कि या तो कम मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करता है कि अगर उस वस्तु का जो प्राइस है, वस्तु की जो कीमत है, अगर वो बढ़ भी रही है, उस कंडीशन में भी क्या है, उसकी प्राइस और क्वांटिटी जो तीर हैं, अपन ने जो तीर बनाए वो दोनों क्या है, एक ही दिशा में दौड़ेंगे, और जैसे दोनों तीर एक दिशा में दौड़े क्या होगा, अपना लॉ ऑफ डिमांड जो है ये टूट जाएगा। समझ रहे बात को। चलिए इसका अन्य अपवाद देख लेते हैं, 4th नंबर पे, चेंज इन फैशन। इसमें चेंज इन फैशन,
चेंज इन फैशन, यानी कि जो फैशन है उस फैशन में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। किसमें, फैशन में परिवर्तन हो गया, तब भी अपना नियम काम नहीं करेगा। मतलब ये जो सिद्धांत है, ये जो प्रिंसिपल हैं, उन वस्तुओं पर लागू नहीं होता जो फैशन में नहीं रहती। मान के चलिए ऊंची एडी के जूते, एग्जांपल ले लीजिए आप, ऊंची एडी के जूते। अब ऊंची एडी के जो जूते हैं, इनका फैशन खत्म हो गया। सब क्या हो गया, इनका फैशन हो गया खत्म, मान के चलिए। या फिर जो अपन मकान बनाने के लिए जैसे चौड़ी टाइलें हैं, उनका फैशन हो गया खत्म। जब जिस चीज़ का फैशन खत्म हो गया, ठीक है, उसमें उसके बाद में क्या है कि अगर वस्तु की कीमतों में बहुत कमी भी आ जाए, मान लीजिए कमी हो जाती है, अब जब ये फैशन चला गया तो ये दुकानदार क्या करेंगे, प्राइस को क्या करेंगे, कम करेंगे। उस कंडीशन में जब प्राइस कम हुआ तो अपना नियम क्या बोलता है कि तीर का निशान ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि प्राइस कम हुआ तो क्या हुआ, क्वांटिटी बढ़नी चाहिए, लेकिन साहब क्या होगा, ये नीचे की तरफ ही आएगा। अब जब वापस ये दोनों तीर एक ही दिशा में गति करते हैं, उस कंडीशन में क्या होगा, अपना लॉ ऑफ डिमांड जो है ये काम नहीं करेगा। यानी कि फैशन में परिवर्तन हो गया तो आपकी चाहे कीमत कम हो जाए, हम नहीं खरीदेंगे भाई ऊंची एडी के जूते। समझ रहे बात को। चलिए अगले बात करते हैं, अगले अपवाद की। कॉन्स्पिक्यूअस जो है कंजप्शन, यानी कि इसको बोलते हैं हम मिथ्या आकर्षण। क्या बोलते हैं इसको, मिथ्या आकर्षण बोलते हैं। कॉन्स्पिक्यूअस जो है कंजप्शन, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिथ्या आकर्षण। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, मिथ्या आकर्षण। समझने की कोशिश कीजिएगा इसको। मिथ्या मतलब दिखावटी, प्रतिष्ठा बचाने के लिए, किसी और के सामने राजा बनने के लिए, अपनी जो प्रतिष्ठा है उस प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए, प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए जो है, समाज में दिखावे के लिए अमीर लोग क्या करते हैं, ऐसी वस्तुओं को खरीदते हैं जिनकी कीमत काफ़ी अधिक होती है। मिथ्या, झूठा दिखावा, झूठा, समझ रहे बात को, यानी कि दिखावा दिखाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए क्या होता है, अमीर व्यक्ति क्या है, ऐसी वस्तुओं को खरीदते हैं जिनकी कीमत काफ़ी अधिक हो रही है। क्या बोला, मैं बोला कि प्राइस जो है उस वस्तु की बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको क्या किया जा रहा है, खरीदा जा रहा है। तो जब दोनों तीर एक ही दिशा में जाएंगे तो अपना नियम फेल होगा कि नहीं होगा, हो गया नियम फेल अपना। तो कॉन्स्पिक्यूअस जो सिचुएशन होती है कंजप्शन की, उस कंडीशन के अंदर भी अपना नियम काम नहीं करेगा, क्योंकि अमीर आदमी जो हैं, जो बहुत प्राइस में, जो जैसे डायमंड्स हो गए, हीरे जवाहरात हो गए, ठीक है, यानी कि इनकी कीमत बढ़ गई तो भी क्या है, जो धनी लोग हैं उनको अधिक परचेज करेंगे। क्यों करेंगे, दिखावटी के लिए करेंगे, झूठी प्रतिष्ठा के लिए करेंगे। तो अपना जो है नियम वो यहाँ पर फेल हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये क्लास जो है आपको पसंद आई होगी। इसी तरह से और भी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे इसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान से बेल आइकन दबाइएगा। अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें और लाइक करके ज़रूर जाए। थैंक यू सो मच। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।